जब इंसान अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाता है तो उसे सामने वाला कुछ खास नजर नहीं आता। उसे लगता है कि अब उससे ऊपर कोई नहीं। लेकिन वही घमंड, वही ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर सबसे बड़ी भूल बन जाता है। सामने वाला कब चाल चल दे और खेल ही पलट जाए, इसका अंदाजा तक नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ था अंडरवर्ल्ड के एक नामी डॉन रामा नायक के साथ। रामा नायक एक ऐसा नाम जिसने मुंबई की सड़कों पर डर की चुप्पी फैला दी थी। भाई खला कंपनी को साइड करके उसने अपने जुर्म के सिक्के को मुंबई में चलाना शुरू किया। और यह काम उसने अकेले नहीं किया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने अरुण गवली को साथ जोड़ा। वहीं बाबू रेशिम भी इस खतरनाक गैंग का हिस्सा बन गया। और फिर जो गैंग तैयार हुआ, उसने दाऊद इब्राहिम जैसे नाम को भी टक्कर देनी शुरू कर दी। अब साला मुंबई में हमारी बात चलेगी, समझा क्या? यह डायलॉग उस वक्त रामा के लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। उधर दाऊद भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसे भी लगने लगा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो कहीं उसकी सल्तनत ही न छिन जाए। यह बात है 1980 के दशक की, जब मुंबई की गलियों में जुर्म पूरी ताकत से दौड़ रहा था। हर गली, हर कोना जुर्म से अछूता नहीं था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम उस वक्त अंडरवर्ल्ड के राजा माने जाते थे। लेकिन अब उनका द्वार ढल रहा था और नए नए चेहरों ने जुर्म की इस गद्दी पर नजरें गाड़ ली थी। अब हर कोई अपने एरिया का भाई बनना चाहता था। छोटे छोटे गुंडे, रंगदार, माफिया सब अपनी अपनी ताकत आजमा रहे थे। किसी को हफ्ता वसूली में मजा आता था, कोई सोने की तस्करी में माहिर था, तो कोई देह व्यापार और इंसानी तस्करी में अपना सिंडिकेट चला रहा था। साहब, जो बोले वो होगा, पुलिस तो अपनी जेब में है। ये बात रामा के गुर्गे खुलेआम कहते थे। शहर के कुछ भ्रष्ट अफसर और नेता भी अंडरवर्ल्ड के इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। नतीजा, जुर्म बेलगाम हो गया। जुआ, सट्टा, मटका, लॉटरी, ये सब अब एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। और इन सब का असली किंग कौन होगा, इसको लेकर जंग छिड़ चुकी थी। हर कोई अपनी धाक जमाना चाहता था और उसी दौड़ में रामा नायक ने कई दुश्मन बना लिए थे। पर उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसा हमेशा होता है, जुर्म की दुनिया में एक वक्त आता है जब पुराने खिलाड़ी या तो खत्म हो जाते हैं या मिटा दिए जाते हैं। और रामा नायक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस दिन हमारी बंदूक बोलेगी ना, सामने वाला सांस लेना भूल जाएगा। रामा का यही घमंड उसकी सबसे बड़ी हार बन गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक समय का सबसे ताकतवर डॉन अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी सल्तनत हार गया। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे अनसुने किस्से और घटनाएं जो कभी सामने नहीं आए, और आखिर में खुलासा करेंगे रामा नायक की मौत के उस राज का जो आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है। भायखला, मुंबई का एक ऐसा इलाका जहां रात में सिर्फ सड़कें ही नहीं, लोगों की किस्मत भी करवटें बदलती थीं। और यहीं से शुरू होती है रामा नायक की कहानी। एक मामूली मिल वर्कर से लेकर अंडरवर्ल्ड के एक खतरनाक चेहरे तक का सफर। रामा नायक कोई अमीर घराने से नहीं था। दिन भर मिल में काम करता और शाम होते ही दगड़ी चाल के गलियों में अरुण गवली के साथ मिल बैठता। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू कहते थे। अरुण उम्र में बड़ा था, लेकिन जब बात जुर्म की होती तो वो भी रामा की चालें फॉलो करता था। अबे रामा का दिमाग है बहुत तेज, गवली तो बस उसका फॉलोअर है, यही कहते थे उस मोहल्ले के लोग। स्कूल की क्लास में दोनों एक साथ बैठते थे, लेकिन रामा 7वीं से आगे नहीं पढ़ सका। पढ़ाई छूटी, पर दिमाग की चालें कभी नहीं थमी। जुर्म की दुनिया में जब उसने कदम रखा तो उसके नाम से इलाके में सन्नाटा फैलने लगा। 1980 के दशक में मुंबई की गलियां किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती थीं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से चलता था। ऊपर से हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार जैसे नाम मुंबई की जुर्म की दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन अब ये दिग्गज ढलान की ओर थे। उनकी जगह लेने के लिए नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके थे। हर गली में नया भाई पैदा हो रहा था। हफ्ता वसूली, जुआ, मटका, सट्टा, लॉटरी, सोने की तस्करी, औरतों की तस्करी, सब कुछ खुलेआम हो रहा था। और पुलिस
कुछ अफसर तो खुद अंडरवर्ल्ड के पेरोल पर थे। साहब से बात हो गई है, अपना काम आराम से चलाओ। रामा के गुर्गे अक्सर यही कहते थे। जुर्म अब धंधा बन चुका था और हर कोई उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता था। भाई कौन बनेगा? इस लड़ाई में अब मुकाबला सिर्फ जुर्म नहीं, दिमाग और डर का भी था। दाऊद इब्राहिम ने पठान गैंग से राज छीन लिया था और अब भायखला में भी एक नया भूचाल आने वाला था। भायखला का पूरा इलाका एक गैंग के कब्जे में था, जिसे लोग भायखला कंपनी कहते थे। इस गैंग को चलाते थे दो लोकल गुंडे, कुंदन दुबे और पारस पांडे। लूटपाट, वसूली, धमकियां और अवैध धंधे, ये इनका रोज का काम था। पूरे एरिया में इनका ही सिक्का चलता था। लेकिन फिर रामा नायक ने उनकी नींदें उड़ा दी। अब ये एरिया मेरा है और जो मेरी इजाजत के बिना वसूली करेगा वो बचेगा नहीं। ये रामा के शब्द थे जब उसने भायखला कंपनी को पहली बार ललकारा। भायखला की गलियों में एक नया भाई उभर रहा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इस शहर की जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनना। मुंबई की गलियां हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड के खेल से गूंजती रही हैं। यहां तक कि भायखला जैसे इलाकों में जुआ, सट्टा और अवैध शराब का धंधा खुल्लम खुल्ला चल रहा था। और यही वह जगह थी जहां रामा नायक का नाम तेजी से उभरने लगा। उसकी गतिविधियां कुछ इसी तरह की थीं और यही वह काम था जिसमें वह पूरी तरह से घुस चुका था। भायखला में पहले से मौजूद गैंग को देखकर यह साफ था कि यहां टकराव होना तो तय था। तुम लोग जो काम कर रहे हो उसे अब मैं अकेला करूंगा। ये थे रामा नायक के शब्द जब उसने अपनी बादशाहत स्थापित करने की ठानी। भायखला कंपनी का धंधा अब खतरे में था, पर रामा नायक अपनी सारी ताकत के साथ इस इलाके पर कब्जा करने की योजना बना चुका था। और जब रामा नायक को बाबू रेशिम और अरुण गवली का साथ मिल गया तो एक नई चुनौती सामने खड़ी हो गई। अब रामा नायक की टक्कर सिर्फ भायखला गैंग से ही नहीं थी, बल्कि वो खुद को एक नए और बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करना चाहता था। फिर क्या हुआ? एक दिन पारस पांडे, जो भायखला कंपनी का अहम हिस्सा था, अचानक मारा गया और इसकी साजिश रामा नायक, बाबू रेशिम और अरुण गवली ने मिलकर रची थी। पारस की हत्या ने भायखला गैंग में तूफान मचाया। इसके बाद बदला लेने की जो दौड़ शुरू हुई, उसमें कुंदन दुबे ने रामा नायक के भाई को मौत के घाट उतार दिया। रामा के भाई की हत्या ने एक नया मोड़ लिया और इसने कुंदन दुबे को अंततः मुंबई की प्रसिद्ध आर्थर रोड जेल में बंद करवा दिया। कुंदन दुबे को उम्र भर की सजा मिली, लेकिन जेल में उसकी मुलाकात रोज नए गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड के उस्तादों से होती रही। उस जेल की चार दीवारी में जुर्म की नई कहानियां रची जाती थीं। जेल के अंदर हर दिन एक नई कहानी है और यहां जो जिंदा रहता है वो ही असली खिलाड़ी होता है। कुंदन दुबे अक्सर यही कहते थे, दोस्तों, रामा नायक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां हिम्मत, ताकत और रणनीति ही जीत दिलाती है। अगर आप इस दिलचस्प सफर को आगे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। रामा नायक और कुंदन दुबे की दुश्मनी आग में घी डालने जैसी थी, जो बस बढ़ती ही जा रही थी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा कुंदन दुबे रामा नायक से बदला लेने के लिए बेताब था। उसकी इस जलती हुई तमन्ना को एक नया साथी मिला, शशि राशन। नाम तो सुनने में शांत लगता है, लेकिन यह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक कट्टर गैंगस्टर जिसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। वहीं दूसरी तरफ रामा नायक भी चुप नहीं बैठा था। उसके भाई की मौत ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने कुंदन के परिवार को इतना परेशान किया कि उनके लिए घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। गलियों में डर का माहौल था। हर कोई किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहा था और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। जेल में कुंदन और शशि की दोस्ती गहरी होती चली गई। कुंदन ने उसे अपने दुश्मन के बारे में सब कुछ बता दिया, रामा नायक की ताकत, उसके कनेक्शन और सबसे बढ़कर उसकी कमजोरी, उसका परिवार। जब शशि को जमानत मिली और वह जेल से बाहर आया तो उसने कुंदन की दोस्ती को निभाने का फैसला किया। जेल की दोस्ती अक्सर खतरनाक होती है यार। ये बात शशि पर सच साबित होने वाली थी। बाहर आते ही शशि ने रामा नायक और अरुण गवली के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह उनके घरों पर धावा बोलता, तोड़फोड़ करता और खुली धमकियां देता।
तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। यह सिलसिला अभी बस शुरुआत है। हवा में बदले की गंध थी और यह साफ था कि अब यह जंग किसी एक की जान लेकर ही थमने वाली थी। शशि राशन का आतंक अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और रामानायक अरुण गवली ने फैसला किया, अब बस यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक दो नहीं, बार बार शशि ने उनके घरों को निशाना बनाया था। एक दिन अरुण ने रामा से कहा, भाई अब और नहीं सहा जाता, इस कुत्ते को सबक सिखाना होगा। मजबूर होकर दोनों ने दगड़ी छोड़कर चेंबूर का रुख किया। वहां वे वर्धा राजन मुदलियार के संरक्षण में थे। राजन ने उन्हें आश्वासन दिया, यहां तुम सुरक्षित हो। शशि की हिम्मत नहीं कि मेरे इलाके में आंख उठाकर देखे, लेकिन रामा का दिल अब भी जल रहा था। उसने अरुण से कहा, भागकर बैठ जाना हमारी फितरत नहीं। अब वक्त आ गया है शशि को उसकी औकात दिखाने का। उन्होंने शशि पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को लगा दिया। एक दिन उनके आदमी ने खबर दी, बॉस आज वो बियर बार में है, अकेला है, पीकर निकलेगा तो सबसे कमजोर मौका होगा। साल 1978 अगस्त का एक भीषण गर्म दिन। शशि बियर बार में शराब के नशे में धुत होकर बाहर निकला। अपनी कार की तरफ लड़खड़ाते हुए जाते हुए वह गुनगुनाया, आज तो मजा आ गया, कल फिर आऊंगा। उसे क्या पता था कि कल कभी नहीं आएगा। रास्ते में ही रामा और अरुण ने उसे घेर लिया। रामा ने ठंडी आवाज में कहा, शशि तेरे सारे गुनाहों का हिसाब आज चुकता होगा। शशि की आंखें फटी रह गईं जब उसने चारों तरफ हथियारबंद लोगों को घेरा डालते देखा। अरे ये क्या, माफ कर दो भाई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाकुओं और तेज धार वाले हथियारों से उन्होंने उस पर बेरहमी से हमला बोल दिया। खून से लथपथ शशि किसी तरह भाग निकला। बचाओ कोई, प्लीज हेल्प। भागते भागते वह रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। एक रेलवे कर्मचारी ने देखा तो चिल्लाया, अरे यार यहां कोई मर रहा है। लेकिन इस बार कोई मदद नहीं आई। शशि का गेम ओवर हो चुका था। और फिर क्या हुआ? अगले ही दिन रामा और अरुण अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे। रामा ने जोर से ऐलान किया, आज से यह इलाका हमारा है, भाईखला गैंग का नामो निशान मिटा दो। उन्होंने भाईखला गैंग के सारे धंधे हड़प लिए। नए शूटर्स को भर्ती करते हुए अरुण ने कहा, हमें और मजबूत होना है। पुलिस, नेता, हर किसी को हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। दगड़ी में बैठकर अब वह अपने साम्राज्य को संभाल रहा था। एक नए आदमी ने पूछा, बॉस अब आगे क्या प्लान है? रामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो बस मुंबई पर राज करना है। और इस तरह मुंबई की गलियों में एक नया डर पैदा हो गया, रामानायक का आतंक। पावर और पैसे का नशा अब रामानायक और अरुण गवली की रगों में दौड़ने लगा था। एक दिन अरुण ने रामा से कहा, भाई सिर्फ डर दिखाने से काम नहीं चलेगा, पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। रामा ने सिगरेट का कश लेते हुए जवाब दिया, हमारे पास 50 लड़के हैं, हर एक की सैलरी, उनके परिवार का खर्च, जेल में बैठे हमारे लोगों के घर का ख्याल, ये सब चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अरुण ने टेबल पर मुक्का मारा। और हथियार, नए नए खतरनाक हथियार, पुलिस को हफ्ता, नेताओं को खुश रखना, ये सब कैश में चाहिए, बैंक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रामा ने गंभीर होकर कहा, हमें कोई बड़ा शिकार चाहिए, कोई ऐसा बिल्डर या बिजनेसमैन जिसकी जेब गहरी हो और डरने वाला हो। गैंग चलाना सिर्फ दबदबे का खेल नहीं था, यह पैसे का खेल था। हर महीने लड़कों को सैलरी देनी होती। बॉस इस बार थोड़ा जल्दी कर दो, बच्चों का एडमिशन है, एक गैंग मेंबर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जेल में बैठे अपने आदमियों के परिवार को भी पैसे भेजने होते। मालिक वीरू की बीवी का फोन आया है, किराया नहीं दे पा रही। दूसरे ने रिपोर्ट दी, पुलिस और नेताओं को रिश्वत देनी होती। एसपी साहब ने संदेश भेजा है, इस बार डबल चाहिए। अरुण ने चिंतित होते हुए बताया। रामा ने सिर पकड़ लिया, यार ये पैसे की टेंशन कभी खत्म ही नहीं होती। फिर एक दिन उन्हें मौका मिला। एक बड़े बिल्डर ने उनके इलाके में नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। अरुण ने खुश होकर कहा, यार ये तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ मौका है। रामा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तैयार हो जाओ दोस्तों, हमें इस बिल्डर से मिलना है। उसे समझाना होगा कि इस इलाके में बिजनेस करने का सही तरीका क्या है।
और इस तरह रामानायक ने अपने अगले बड़े टारगेट को चुन लिया। पैसे की भूख अब उन्हें एक नए मुकाम पर ले जाने वाली थी। पर क्या यह आसान होगा? रामानायक के पास यूसुफ बचकाना नाम का एक खास आदमी काम करता था, जो ट्रैवल एजेंसियों, क्लबों और शराब के धंधे वालों से पैसे वसूला करता था। यूसुफ हमेशा परवेश नाम के एक व्यक्ति को यह पैसा सौंप देता, जो आगे रामानायक तक पहुंचाता। यूसुफ, इस बार का कलेक्शन जल्दी पूरा करो, बॉस का मूड खराब है, परवेश अक्सर कहता। लेकिन सबसे खतरनाक किरदार था दिलीप बुआ, एक कुख्यात शूटर जिसे किरण बालावलकर ने रामानायक से मिलवाया था। उनकी पहली मुलाकात में ही दिलीप ने कहा था, बॉस, मैं सिर्फ गोलियां चलाना जानता हूं, बस आपका इशारा काफी है। और फिर वह रामा का पर्सनल शूटर बन गया। यह वह दौर था जब अरुण गवली, बाबू रेशिम और रामानायक की गैंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मुंबई का हर अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन अब उनके इशारों पर चलता था। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी, दुश्मन भी बढ़ते गए। डी कंपनी का दाऊद, इब्राहिम और अमर नायक जैसे खूंखार लोग अब सीधे उनके सामने आ खड़े हुए थे। एक बैठक में अरुण गवली ने चिंता जताई, यार, अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, हर तरफ से खतरा बढ़ रहा है। रामानायक ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, जो हमारा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, पर सतर्क रहना होगा। दुश्मनों ने सोच समझकर प्लान बनाया था। अगर बाबू रेशिम, रामा और अरुण को खत्म कर दें तो पूरी गैंग धराशायी हो जाएगी। और फिर वह काला दिन आया। जैकब सर्किल के पुलिस लॉकअप में बाबू रेशिम की निर्मम हत्या कर दी गई। खबर सुनते ही रामानायक का चेहरा पत्थर की तरह ठंडा हो गया। उसने अपने लोगों से सिर्फ इतना कहा, अब खेल और खतरनाक होने वाला है, तैयार हो जाओ। मुंबई की गलियों में एक नया खूनी अध्याय शुरू हो चुका था, जहां हर कोई किसी न किसी का निशाना बनने को तैयार था। बाबू रेशिम की मौत ने जैसे अरुण गवली और रामानायक के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। दोनों को यह एहसास हो गया था कि अब निशाना सीधे उन पर है। दुश्मनों की पहली चाल चल चुकी थी और कामयाब भी रही। अब अगला नंबर उनका था। यह बात वो दोनों अच्छी तरह समझ गए थे। इसी बीच बात है 1987 की, जब मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक प्रॉपर्टी पर नजर पड़ी रामानायक की। उस जमीन पर एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था। रामानायक ने जब उस प्लॉट की लोकेशन और वैल्यू देखी तो सोचा, अगर यह हाथ लग जाए तो खेल पलट सकता है। उसने बिल्डर से बात की और उस दौर में रामानायक का नाम ऐसा था कि कोई उसकी बात को सीधे मना करने की हिम्मत नहीं करता था। उस जमीन से उसे लगभग 3.5 करोड़ रुपए की कमाई होने वाली थी। और अगर यह डील हो जाती तो रामानायक और अरुण गवली का पूरा गैंग पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आया। उसी जमीन पर शरद शेट्टी की भी नजर थी, दाऊद इब्राहिम का खास आदमी, और उस पूरे एरिया पर शरद का कंट्रोल था। अब जाहिर है यहां सीधा टकराव होना तय था। असल में जब कोई बिल्डर किसी जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो पहले उस प्लॉट की डिजाइन वगैरह तैयार कराता है। लेकिन अगर उस जमीन पर पहले से स्लम्स या कोई रिहायशी कॉलोनी हो तो मामला मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस प्लॉट को खाली कराना आसान नहीं होता। भाई साहब, कोर्ट केस में तो 20-25 साल लग जाते हैं, प्रोजेक्ट तो डूब जाएगा। बिल्डर की यही चिंता थी। अगर कोई भी वहां से हटने से इनकार कर दे और मामला कोर्ट में चला जाए तो सिविल केस के चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट अटक जाता है। ऐसे में बिल्डर को करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो पहले ही बड़ी रकम इन्वेस्ट कर चुका होता है। यहीं पर माफिया डॉन की एंट्री होती है। बिल्डर मजबूरन ऐसे ताकतवर डॉन से संपर्क करता है जो उस जमीन को खाली करवा सके, कानून से नहीं, अपने तरीकों से। इसके बदले में बिल्डर डॉन को एक मोटी रकम देता है और डॉन फिर अपने अंदाज में काम करता है। जो बोलेगा समझा देंगे और जो नहीं मानेगा उसे हटा देंगे। डॉन के आदमी कुछ इसी तरह की बातें करते थे। डॉन का नेटवर्क उस जमीन पर रहने वालों से बात करता, उन्हें डराता, धमकाता या फिर पैसे देकर मना लेता, और आखिर में वो प्लॉट बिल्डर के हवाले कर दिया जाता। लेकिन इस बार मामला उतना आसान नहीं था, क्योंकि अब 2 माफिया डॉन आमने सामने आ चुके थे। एक तरफ शरद शेट्टी
और दूसरी तरफ रामा नायक। और इस टकराव ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नए खूनी अध्याय की शुरुआत कर दी। इस कहानी में आगे क्या हुआ, रामा नायक और शरद शेट्टी के बीच कौन जीता, और इस जमीन की लड़ाई ने किसका तख्त पलटा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली अगली कड़ी आपसे मिस न हो। जोगेश्वरी के उस विवादित प्लॉट को लेकर बिल्डर की मुश्किलें बढ़ चुकी थीं। मैंने 3.5 करोड़ रुपए रामा नायक को दिए हैं। अब यह प्लॉट खाली होकर रहेगा, बिल्डर ने अपने दफ्तर में बैठे लोगों से कहा। लेकिन समस्या यह थी कि वह इलाका शरद शेट्टी का था, मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक और खूंखार नाम। प्रभाकर शेट्टी और उदय शेट्टी जैसे उसके गुंडे पूरे इलाके पर कब्जा जमाए हुए थे। शरद खुद दुबई में नया धंधा शुरू करना चाहता था। होटल बनवाने के लिए उसे भी पैसों की जरूरत थी। मुंबई में मेरे लड़कों को पैसे चाहिए, यह प्लॉट मेरा है, शरद ने गुस्से में कहा। और फिर शुरू हुई दो डॉन्स के बीच जंग। एक ही बिल्डर, एक ही प्लॉट, लेकिन दो अलग अलग माफिया अपना हक जता रहे थे। बिल्डर दोनों के बीच फंस गया। मैं किसकी सुनूं? रामा नायक को पैसे दे चुका हूं, लेकिन शरद शेट्टी का इलाका है। पुलिस, कोर्ट, यहां तो सिर्फ एक ही रास्ता था, दाऊद इब्राहिम। दोनों पार्टियां दाऊद के पास पहुंची। मामला सुनने के बाद दाऊद ने फैसला सुना दिया। शरद शेट्टी का हक है, रामा तू इससे पीछे हट जा। रामा नायक चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। 3.5 करोड़ का नुकसान, मेरी गैंग की इज्जत का सवाल, यह मैं कैसे होने दूंगा, उसने अपने लोगों से कहा। मुंबई लौटकर रामा ने फिर बिल्डर से संपर्क किया। बिल्डर अंदर से रामा का साथ देना चाहता था, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। सर, मैं क्या करूं? शरद शेट्टी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर वह खबर आई जिसका रामा को इंतजार नहीं था। शरद शेट्टी को पता चल गया कि रामा नायक ने दाऊद के आदेश को नहीं माना है। यह रामा नायक समझता क्या है खुद को? दाऊद भाई के फैसले को चुनौती। शरद ने गुस्से में अपने लोगों से कहा, अब मुंबई की सड़कों पर एक नया खूनी अध्याय लिखा जाने वाला था, जहां दोनों गैंग्स के बीच सीधी टक्कर अब अनिवार्य हो चुकी थी। दाऊद गैंग और शरद शेट्टी के लोग अब रामा नायक के पीछे पड़ चुके थे। मजबूर होकर रामा ने फिर से उसी चेंबूर के इलाके में शरण ली, जहां कभी वह शशि राशन से बचने छिपा करता था। वर्धा राजन के संरक्षण वाले उसी फ्लैट के पास जामा स्वीट्स की दुकान और एक नाई की सैलून थी। वह अक्सर उस नाई के पास बाल कटवाने जाया करता। नाई को क्या पता था कि उसकी कुर्सी पर बैठा यह शख्स मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन है। रामा अपनी स्टाइलिश हेयर कट के लिए जाना जाता था, जिसमें अक्सर घंटों लग जाते। उसके दुश्मनों ने प्लान बनाया, दगड़ी में तो ये नहीं मिलेगा, हमें इंतजार करना होगा जब ये नाई के पास आए। उन्होंने पूरे इलाके में शूटर्स तैनात कर दिए, लेकिन रामा नायक नहीं आया। हताश होकर उन्होंने अपने लोगों को वापस बुला लिया। और फिर वह दिन आया जब दुश्मनों के लोग हट चुके थे, तभी रामा नायक बाल कटवाने पहुंचा। खबर मिलते ही दुश्मनों ने पुलिस को फोन किया। सर, रामा नायक जामा स्वीट्स के पास नाई की दुकान पर है। सब इंस्पेक्टर राजेश काटधरे तुरंत एक्शन में आया। उसने अपनी टीम को कमांड दिया, आज इसका सीधा एनकाउंटर करना है। नाई की दुकान के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। रामा ने जैसे ही पुलिस को देखा, वह समझ गया कि मामला गंभीर है। मैं सरेंडर करता हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो, पर एनकाउंटर मत करो, रामा ने हाथ खड़े करते हुए कहा। लेकिन पुलिस ने एक ही बार में गोली चला दी। चश्मदीदों ने बाद में बताया, रामा ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पुलिस ने सीधे गोली मार दी। रामा नायक का शव जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस का बयान था, उसने पहले फायर किया था, हमें आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इसके बाद क्या हुआ? रामा की बहन ने कोर्ट में केस दायर किया। एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चला। मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक युग समाप्त हो गया। तो दोस्तों, यह थी रामा नायक की सच्ची कहानी, एक ऐसे डॉन की जिसने मुंबई को हिला दिया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।